हेलो एवरीवन, आई होप सब कोई हेल्दी होंगे आप लोग। और पिछले क्लास में हम लोग रिलेशंस को एक पड़ाव पे छोड़ गए थे। आज हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे अपनी बातों को और ये ध्यान देंगे कि हम लोगों ने जाना कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। हाँ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में जाना हमने जाना सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अच्छा, ऐसे रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उनको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, उनको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। आज हम लोग कुछ टर्म्स और जानेंगे, जैसे कि इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। हाँ, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं, एंटीसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्या होता है, और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, बता दे रहा हूं, फिर अभी मुद्दे पे आऊंगा तो डिटेल में बात करूंगा। ऐसे रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, नहीं, ऐसे रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, ऐसे रिलेशन को हम लोग पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहते हैं। मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में क्या अंतर है? बस सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक अंतर है। रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव दोनों केस में होते हैं। अगर सिमेट्रिक भी है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, और यदि रिफ्लेक्सिव एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं, एसिमेट्रिक क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक क्या होते हैं, एसिमेट्रिक क्या होते हैं, और ट्रांजिटिव रिलेशन मेरे क्या होते हैं। ठीक है, इनके बारे में जानते हुए इनके बारे में जानते हुए हम लोग फिर जानेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होते हैं। ये चार्ट बहुत जल्दी से हम लोग बना लीजिए, फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो आते हैं हम लोग इररिफ्लेक्सिव रिलेशन पे बेटा। हाँ, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं ये? हाँ, हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव के उल्टे होते हैं। तो क्या जरूरी है कि हर रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इररिफ्लेक्सिव हो? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई रिलेशन में भी रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव दोनों न हो। अच्छा सर, तो क्या ये जरूरी है कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाए और इररिफ्लेक्सिव भी हो जाए? नहीं, ये कहीं पॉसिबल नहीं है। ठीक है, रिलेशन या तो रिफ्लेक्सिव होगा या तो इररिफ्लेक्सिव होगा या तो इन दोनों में से कोई नहीं होगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग कैसे क्या होता है इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। A relation R on a set A is said to be irreflexive। कोई रिलेशन सेट A में अगर है R नाम का, वो irreflexive कहलाएगा if for all x belongs to A। अगर उन सारे x जो कि A से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए x का रिश्ता x से न हो, मींस x, should not be element of R, should not be element of R, x, should not be what? Element of R। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। हमने कहा जैसे रिफ्लेक्सिव में क्या होता था, रिफ्लेक्सिव में होता था आपका कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, x, मस्ट बिलोंग टू r, x मस्ट बी एलिमेंट ऑफ r, रिलेशन r का एलिमेंट होना चाहिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए। लेकिन इररिफ्लेक्सिव होने के लिए x जो सारे x जो कि सेट A से बिलोंग कर रहे होंगे, x r से बिलोंग नहीं करना चाहिए। मतलब रिलेशन r में खुद का खुद से रिश्ता नहीं पाना जाना चाहिए। अगर किसी एक का भी रिश्ता खुद से अगर हो गया तो वो इररिफ्लेक्सिव होगा। अगर किसी एक का भी रिश्ता खुद से हो गया तो इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हाँ, रिफ्लेक्सिव के लिए सबका हर एलिमेंट का रिश्ता होना चाहिए खुद से। ठीक, आइए देखते हैं, एग्जांपल देकर समझते हैं। मान हमने एक सेट ले लिया 1 2 3, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे दिखा दिया। 1 2 3 का 1 का 1 से 3 3 6 3 9 इसके पेयरिंग बनेंगे। ठीक, एक मैट्रिक्स फॉर्म हमने आपको दिखा दिया। ठीक है, इनको हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, जिसमें खुद में खुद का रिश्ता होता है इन लोगों का। अच्छा, हम कह रहे हैं कि एक हमने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखा दिया। आइए आपको मैं कुछ रिलेशन दिखाता हूं। जैसा कि हमेशा हम लोग फाई की बात करते हैं। फाई क्या है? रिफ्लेक्सिव है कि इररिफ्लेक्सिव है कि कुछ भी नहीं है? ध्यान दीजिएगा भैया, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता है कि हर एलिमेंट का रिश्ता खुद से होना चाहिए। तो यहाँ तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये इररिफ्लेक्सिव है? क्या ये इररिफ्लेक्सिव है? हाँ,
क्या ये इररिफ्लेक्सिव है? हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं है, x शुड नॉट बी एलिमेंट ऑफ R, लेकिन यहाँ पे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब भाई खुद का खुद से रिश्ता नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। ये क्या है आपका? इररिफ्लेक्सिव है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये इररिफ्लेक्सिव है। अच्छा, इसकी बात करो तो देखो इसमें 3 एलिमेंट है, तीनों 1 का 1 से रिश्ता है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, तब तो ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन इररिफ्लेक्सिव नहीं है। ये क्या है आपका? रिफ्लेक्सिव है, ये आपका रिफ्लेक्सिव है, इररिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? खुद का खुद से रिश्ता हो गया तो इररिफ्लेक्सिव तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है। हाँ, हर एलिमेंट का खुद से रिश्ता है मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। अच्छा, यहाँ पे आओ, यहाँ पे 1 का 3 से है तो 3 का 1 से नहीं, चलो अच्छी बात है। 1 का 1 से है क्या? 1 का 1 से है, ठीक है। देखो खुद का खुद से रिश्ता हो गया, मतलब ये अब ये इररिफ्लेक्सिव तो नहीं हो पाएगा। ये क्या होगा आपका? ये पार्ट में ये आपका इररिफ्लेक्सिव तो नहीं हो पाएगा, ये रिलेशन इररिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई 1 का 1 से रिश्ता हो गया, हाँ, तो इररिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव है क्या? तो 1 का तो 1 से रिश्ता है, हाँ, लेकिन 3 का 3 से रिश्ता ही नहीं है, 3 का 3 से रिश्ता ही नहीं है, या 2 का 2 से रिश्ता ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या आपका? ये आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ये एग्जांपल आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ध्यान दे रहे हैं? तो रिलेशन हो सकता है कि इररिफ्लेक्सिव भी ना हो और रिफ्लेक्सिव भी ना हो, बीच का हो। अच्छा, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे तो 3 का 3 से रिश्ता नहीं है, 2 का 2 से रिश्ता नहीं है, 1 का 1 से रिश्ता नहीं है, इसलिए ये क्या है? ये तो साफ साफ इररिफ्लेक्सिव है। ये क्या है आपका? ये है आपका इररिफ्लेक्सिव, ये आपका इररिफ्लेक्सिव है, और हाँ, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो इन कुछ एग्जांपल से हमने जाना कि रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव क्या होते हैं और कैसे आपको दिखते हैं, हाँ। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट था आपके लिए, ठीक। इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, तो ये क्या होता है आपका? सिमेट्री हम जानते हैं, सिमेट्री क्या होता है? अगर ए का बी से रिश्ता है तो बी का ए से रिश्ता होना चाहिए, तो ऐसे रिलेशंस हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है? ये थोड़ा सा इसी का उल्टा बोलता है, कहता है भाई ए का रिश्ता अगर है बी से तो बी का ए से रिश्ता नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर ए का बी से रिश्ता है और बी का भी ए से रिश्ता है तो इसका मतलब ए और बी बराबर होने चाहिए, ए और बी बराबर होने चाहिए, ठीक है। मतलब क्या? अगर ए का बी से रिश्ता है तो 2 का 1 से है तो 1 का 2 से नहीं होना चाहिए। हाँ, पहली बात, अगर 2 का 1 से है, 1 का 2 से है तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, तो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा कहता है कि काम करो, ठीक है, अगर ए का बी से रिश्ता है और बी का भी ए से रिश्ता है, मतलब दोनों बराबर होने चाहिए। मतलब क्या? जो ये डायगोनल पेयर है ये इसको अलाउ करता है, कहना मतलब 1 का 1 से रिश्ता है तो 1 का 1 से रिश्ता है, क्यों? क्योंकि 1 और 1 बराबर है, ठीक है। तो 2 का 2 से और 3 का 3 से ये डायगोनल्स को अलाउ करता है। हाँ, डायगोनल में क्या है? दोनों सेम है। ऐसे केस में ये अगर एलिमेंट्स आते हैं तो ये एंटी सिमेट्रिक इसको अलाउ करता है, कहता है हाँ ठीक है, तुम मेरे में आ सकते हो। लेकिन 2 का अगर 1 से रिश्ता है तो 1 का 2 से रिश्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 और 1 बराबर नहीं है, 2 और 1 बराबर नहीं है। तो क्या होता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन? रिलेशन R on set A is said to be एंटी सिमेट्रिक। इनको हम लोग एंटी सिमेट्रिक कहेंगे कब? सारे A और B के लिए जो कि A से बिलोंग करें, A, B अगर R से बिलोंग कर रहा है और B, A यदि R से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब A और B शुड बी इक्वल, इसका मतलब A और B शुड बी इक्वल। हाँ, अगर A B बिलोंग कर रहा है लेकिन B और A बिलोंग कर ही नहीं रहा है R से, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर A B बिलोंग कर रहा है R से और यदि B से A का भी रिश्ता है और वो R से बिलोंग कर रहा है, मतलब हाँ, तो A और B बराबर ही होने चाहिए, A क्या होना चाहिए? बराबर होने चाहिए। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे R = 5, हाँ, नल सेट। तो नल सेट क्या है? इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसमें बराबरी और ना बराबरी की बात ही नहीं आएगी। तो ये आपका क्या है? ये आपका एंटी सिमेट्रिक है। ये क्या है आपका? ये आपका एंटी सिमेट्रिक है, ठीक बच्चों। इसकी बात करते हैं, तो 1 का 1 से रिश्ता है क्योंकि ये बराबर है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 2 का 2 से रिश्ता है, 3 का 3 से रिश्ता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ये आपके एंटी सिमेट्रिक में आएंगे। ये क्या कहेंगे आपके? ये आपके एंटी सिमेट्रिक में आएंगे। ये आपका क्या है? एंटी सिमेट्रिक है। सर ये सिमेट्रिक भी तो है, हाँ, ये सिमेट्रिक भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ये क्या है? एंटी सिमेट्रिक भी है। क्यों भाई? 1 का 1 से रिश्ता है, 2 का 2 से रिश्ता है, 3 का 3 से रिश्ता है। मतलब क्या? ये जो डायगोनल पेयर्स हैं, जो डायगोनल पेयर्स हैं, या तो सिमेट्रिक में भी आते हैं और एंटी सिमेट्रिक में भी आते हैं, ठीक। अच्छा, A क्रॉस A
ये एंटी सिमेट्रिक है क्या भाई? ए क्रॉस ए मतलब आपने सारे पेयर्स को ले लिए ना, मतलब आपने 1 2 लिया तो आपने 2 1 ले लिया होगा, सिंपल सी बात है, सिमेट्रिक है, लेकिन ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा यहाँ आते हैं तो देखो 1 का 2 से रिश्ता है और 2 का 1 से हो गया। हाँ तो बस इन दोनों की वजह से ये एंटी सिमेट्रिक नहीं हुआ। क्यों भाई? अगर ए का बी से रिश्ता है और बी का ए से रिश्ता है तो ए और बी बराबर ना होना चाहिए। तो 1 का 2 से रिश्ता है, 2 का 1 से, लेकिन 1 और 2 बराबर नहीं है, तो ये आपका एंटी सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा यहाँ क्या है? 2 का 3 से, 3 का 2 से, ये भी क्या है आपका एंटी सिमेट्रिक नहीं है, ये भी आपका एंटी सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ क्या है? 1 का 1 से रिश्ता है तो डायगोनल है, इसको अलाउ करेगा। 2 का 3 से है, अच्छा तो 3 का 2 से है क्या? नहीं। 3 का 1 से है, 1 का 3 से है क्या? नहीं। तो ये भी क्या आपका? ये आपका एंटी सिमेट्रिक है। ये क्या आपका? एंटी सिमेट्रिक है। तो ये थोड़ा अंदर रहा आपका सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा। केस है आपका, अगला केस है आपका एंटी एसिमेट्रिक। अगला केस क्या आपका? एसिमेट्रिक रिलेशन। तो अब देखिए एसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, बड़ा ही सिंपल सा है। एसिमेट्रिक रिलेशन आपका होता है, ये आप कह सकते हो कि ये एंटी सिमेट्रिक, ऐसे रिलेशन जो एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों नहीं होते हैं वो होते हैं एसिमेट्रिक। वो क्या होते हैं? एसिमेट्रिक। मतलब क्या? एसिमेट्रिक में अगर सेम बात है, अगर 2 का 1 से रिश्ता है तो 1 का 2 से रिश्ता नहीं होना चाहिए, मतलब सिमेट्रिक वाला केस नहीं होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, एसिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स भी अलाउ नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये 1 का 1 से रिश्ता है तो 1 का 1 से रिश्ता हो जाएगा, है कि नहीं? तो क्या है मतलब सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में अंतर समझिएगा। सिमेट्रिक में यदि ए का बी से रिश्ता है तो बी का बी ए से रिश्ता होना चाहिए, सिमेट्रिक, सिंपल था। एंटी सिमेट्रिक में अगर ए का बी से रिश्ता है तो बी का ए से रिश्ता नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ अगर ए और बी बराबर हैं तब ये अलाउ करेगा। मतलब क्या? अगर ए का बी से रिश्ता है, बी का ए से रिश्ता, मतलब ए और बी बराबर होना चाहिए, मतलब एंटी सिमेट्रिक डायगोनल अलाउ करता है। हाँ 2 1 और 1 2 अलाउ नहीं करेगा। लेकिन एसिमेट्रिक क्या करता है? ये 2 1 और 1 2 तो अलाउ नहीं करेगा, लेकिन साथ में डायगोनल्स भी अलाउ नहीं करता है। मतलब क्या? वो कहता है कि अगर ए का बी से रिश्ता है तो बी का ए से रिश्ता नहीं होना चाहिए। हाँ मतलब भाई अगर 1 1 लिख दोगे तब कैसे कह पाओगे 1 का 1 से रिश्ता है या 1 का 1 से रिश्ता नहीं है, ठीक है? तो भाई ये तो आपका इक्वलिटी रिलेशन होल्ड कर जाएगा। तो डायगोनल भी अलाउ नहीं करता है, डायगोनल अलाउ नहीं करता है। बहुत सिंपल सा तुम समझो कि अ रिलेशन R इज ऑन सेट A इज सेड टू बी एसिमेट्रिक। इनको हम लोग एसिमेट्रिक कहेंगे कब? अगर मान लो ए बी, कोई भी सेट A से बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर ए बी रिलेशन R में है, ए का बी से रिश्ता है, तो बी का ए से रिश्ता नहीं होना चाहिए उस आर में, बी का ए से रिश्ता उस आर में नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा बातों को। अच्छा तो आइए देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो एक सेट है, हमने ले लिया एक सेट, ले क्या? ए ले लिया, ए क्या है? एक सेट है। तो फाइव की बात करें तो देखो अब ए का बी से रिश्ता अगर है तो बी का ए से रिश्ता नहीं होना चाहिए। अगर ए का बी से रिश्ता नहीं है तब तो ये केस आएगा नहीं कंसिडरेशन में। तो जैसे 5 है तो 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, तो जब ए का बी से रिश्ता ही नहीं है तो फिर बी का ए से रिश्ता की सवाल उठते नहीं। तो 5 क्या है? आपका एसिमेट्रिक है। ध्यान दीजिएगा 5 आपका सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक भी है, ठीक है? 5 सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है और एसिमेट्रिक है। 5 तीनों है। क्यों? 5 में कोई एलिमेंट नहीं है, तो भाई अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो सिमेट्रिक भी है। अगर ए का बी से रिश्ता होगा तब न बी का ए से रिश्ता होना चाहिए सिमेट्रिक में, तो 5 में तो है ही नहीं, मतलब सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है? अगर ए का बी से रिश्ता है तो बी का ए से रिश्ता नहीं होना चाहिए, और हाँ अगर ए का बी से रिश्ता है और बी का ए से रिश्ता भी है, इसका मतलब ए बी बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई केस ही नहीं है, तो एंटी सिमेट्रिक भी है। एसिमेट्रिक में अगर ए का बी से रिश्ता है तो बी का ए से रिश्ता नहीं होना चाहिए, तो यहाँ कोई एलिमेंट ही नहीं है। हाँ तो ऐसे दिक्कत ये भी नहीं होगा। मतलब 5 क्या है? 5 आपका सिमेट्रिक भी है, एंटी सिमेट्रिक भी है और एसिमेट्रिक भी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान रखिएगा मन में, ठीक? आगे बढ़ते हैं, इस रिश्ते को देखते हैं। तो 1 का 2 से है तो 2 का 1 से नहीं होना चाहिए, तो है भी कहाँ? 3 का 1 से है तो 1 का 3 से नहीं है, ठीक? 2 का 3 से है तो 3 का 2 से नहीं है। मतलब क्या है? ये एसिमेट्रिक है। ये क्या है आपका? ये आपका एसिमेट्रिक है बच्चों। हाँ अच्छा यहाँ आते हैं। अब देखो ये तो डायगोनल एलिमेंट आ गए, तो इस प्रेजेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस डायगोनल 1 1 2 2 3 3 ये एसिमेट्रिक नहीं होंगे। ये सिमेट्रिक हैं? हाँ सिमेट्रिक हैं, क्योंकि 1 का 1 से तो 1 का 1 से रिश्ता है। ये एंटी सिमेट्रिक है? हाँ क्यों? 1 का 1 से रिश्ता है तो 1 का 1 से रिश्ता 1 बराबर है इसलिए, ठीक? ये एसिमेट्रिक है? नहीं, ये एसिमेट्रिक करता ही नहीं है। एसिमेट्रिक डायगोनल भी अलाउ नहीं करता, एसिमेट्रिक डायगोनल भी अलाउ नहीं करता। अच्छा इनके बारे में देखें तो 1 का 2 से है तो 2 का 1 से है क्या? नहीं। अच्छा तो ठीक है। 3 का 1 से है तो 1 का 3 से हो गया, मतलब तो ये तो एसिमेट्रिक नहीं होंगे।
ठीक है, क्यों? अगर 3 का 1 से हो गया तो 1 का 3 से उसे रिश्ता नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एग्जांपल था आपको किसका, एसिमेट्रिक का। हम लोग जान गए आपको क्या इररिफ्लेक्सिव क्या होते हैं, एंटी सिमेट्रिक क्या होते हैं और एसिमेट्रिक क्या होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें अब तक आपके सामने चली। ये ऐसे टॉपिक्स हैं बच्चों जो कि आमतौर पे आपको एनसीईआरटी किताबों में या जगहों पे नहीं मिलते हैं, तो हम लोग को इन टॉपिक्स को बहुत ध्यान रखना है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू को नजर रखते हुए। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और डीपी पिछले क्लास में हमने डीपी दिया था। देखिए, मुद्दे की बात एक रह गई। पिछले क्लास में हमने जो डीपी दिया था उसमें कुछ सवाल थे जिसमें एंटी सिमेट्रिक वगैरह का भी यूज है। हाँ, उसमें नाम आएगा। और उसके पहले वाले क्लास में भी 2-3 सवाल हमने बोला था कि उसमें जो है कि एंटी सिमेट्रिक नाम आ रहा है, तो जब हम पढ़ा देंगे तो आप वो डीपी सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, जस्ट ट्राई टू सॉल्व द डीपी नाउ। और नेक्स्ट लेक्चर में आज के पहले तक का जितना भी डीपी होगा, 2 डीपी है, एक डीपी पूरा है और एक डीपी में 3 सवाल हैं, वो सारे सवाल को मैं डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लेक्चर के को देखते हुए आप पिछले क्लास तक के डीपी को पूरा सॉल्व करेंगे। अगर कहीं दिक्कत आएगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसकी बातें करेंगे, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक, तो ये रहा आपका एंटी एसिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन जो होता है आपका, देखिए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, relation R on set A is said to be partial order relation, is said to be partial order relation if and only if क्या ये रिफ्लेक्सिव हो, is reflexive, anti-symmetric, और क्या है, ट्रांजिटिव। ठीक है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अच्छा सर, ये तो इक्विवेलेंस की तरह ही है। हाँ, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं, वो तो ऐसे रिलेशन होते हैं जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो हम कहते हैं कि वो क्या आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कब हो जाएंगे, जब वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो हो लेकिन सिमेट्रिक ना हो, क्या हो, एंटी सिमेट्रिक हो, तब क्या हो जाएंगे, वो आपके पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो जाएंगे। ठीक, तो क्या क्या हो, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक बच्चों, जैसे मान लो एक सेट ए ले लेते हैं, आपका 1 2 3 का ले लेते हैं और कुछ रिश्ते हम बना रहे हैं। ठीक है, कुछ रिश्ते हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। जैसे मान लो हमने बना दिया आपका 1 1 2 2 3 3 1 3 और 4 तो है नहीं, और 2 1 2 1, एक रिश्ता हमने ये बना दिया। ध्यान दीजिए, तो आइए देखते हैं ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है कि नहीं, इक्विवेलेंस है क्या, नहीं इक्विवेलेंस तो नहीं है। क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए सिमेट्रिक होना चाहिए, तो 1 का 3 से है तो 3 का 1 से नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं है। पार्शियल ऑर्डर के लिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो देखो 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, रिफ्लेक्सिव हो गया। एंटी सिमेट्रिक मतलब अगर ए का बी से रिश्ता है और तो बी का ए से भी रिश्ता अगर है तो ए भी बराबर होना चाहिए। तो क्या है मतलब, तो मतलब डायगोनल एलिमेंट अलाउ होना चाहिए, 1 1 2 2 और 3 3 अलाउड है। अच्छा, 1 का 3 से है तो 3 का 1 से है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब एंटी सिमेट्रिक है। 2 का 1 से है तो 1 का 2 से है नहीं, मतलब एंटी सिमेट्रिक है, तो ये एंटी सिमेट्रिक भी है। अच्छा, ट्रांजिटिव है क्या, तो ये तो आपको हो गया 1 का 3 से है 3, तो 3 का कहीं और है, 3 का 3 से है, 1 का 3 से है तो 3 का 3 से है, तो 1 का 3 होना चाहिए, तो 1 का 3 से है। हाँ, अच्छा 2 का 1 से है और 1 का 1 से है तो 2 का 1 से होना चाहिए, तो 2 का 1 से भी है, तो ट्रांजिटिव लग रहा है यार, ये ट्रांजिटिव भी है, ये रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी, मतलब ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, ये पीओआर है। ठीक है, आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। ठीक, अच्छा और देख लो एग्जांपल, सर नल सेट क्या है आपका, ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है क्या, हम कह रहे हैं देखो ये तो यार रिफ्लेक्सिव ही नहीं है ना, क्यों, क्योंकि कोई एलिमेंट जब है ही नहीं तो खुद का खुद से रिश्ता बनाओगे कहां पे, मतलब रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, मतलब क्या यहाँ पे तो यार पीओआर की बात ही नहीं आएगी, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की बात ही नहीं आएगी। अच्छा, तीसरा ले लो, तीसरा ऐसे ले लो आप,
तो देखो रिफ्लेक्सिव है 1 1 2 2 3 3 यहाँ रिफ्लेक्सिव है। अच्छा और एंटी सिमेट्रिक ये तो है अलाउड है, ये भी अलाउड है। 2 का 3 से 3 का 2 से तो सिमेट्रिक हो गया ना, एंटी सिमेट्रिक होगा ही नहीं। यहाँ ये तो सिमेट्रिक हो गया तो एंटी सिमेट्रिक होगा ही, मतलब ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं है। ये भैया क्या है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं है। ठीक, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं है। तो ये ऐसे ही कुछ एग्जांपल है आपके पास। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहते हैं। क्या होते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आर द रिलेशंस इन व्हिच द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्लियर? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। इनको आप लिख लीजिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब रिलेशंस आते हैं। अब आपका आता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेशन में। इस पे सवाल मैक्सिमम आते ही हैं, या तो 6 नंबर 4 नंबर का आपके बोर्ड्स में आएगा, और या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। तो सर इस टॉपिक का नाम क्या है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ अ रिलेशन। किसी भी रिलेशन में इक्विवेलेंस क्लास अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आइए जानते हैं। बेटा इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए पहली बात तो रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन होना पड़ेगा। सर इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? मतलब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। नंबर 1। अगली बात क्या सुनो, अगर वो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसका इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, मैं आपको लिख करके और एग्जांपल दे करके समझाऊंगा। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन आपका हेडिंग है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि लेट R be an equivalence relation, equivalence relation on set A, देन इसका जो इक्विवेलेंस क्लास होता है उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ X is denoted by स्क्वायर ब्रैकेट में X। जिसका इक्विवेलेंस क्लास होगा उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में X से डिनोट करेंगे भैया। ठीक है, अच्छा और ये होता क्या है, जो x होगा आपका इक्विवेलेंट क्लास जो होगा x का, वो आपका होगा y, सच दैट y आपका उस सेट A से बिलोंग करे। ठीक है, इस सेट A से बिलोंग करे और x, y मतलब रिलेशन में हो। हाँ, अगर अब उल्टा समझो, मतलब क्या है, अगर x y एक ऑर्डर्ड पेयर है जो कि रिलेशन R में मौजूद है, तो हर उस x का जो इक्विवेलेंस क्लास, और ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो हर उस x का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा वो कुछ नहीं बल्कि वो वही y होगा। x का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा? वही y होगा। ये y कहाँ होगा? वही सेट A में पाया जाएगा। मतलब हाँ, जो उनका राइट पेयर्ड है, हाँ जो उनका पेयरिंग पार्ट है, वो उसका इक्विवेलेंस क्लास क्या है? किसका? इस x का। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ। मान लीजिए एक सेट A है, मैं ले रहा हूँ, एक सेट है 1 2 3 4 5, मैंने एक सेट ले लिया और इसमें मैं एक इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 3 3 1। एक और लिखो, यही लिख दे रहे हैं, जगह नहीं हमारे पास, तो हम लिख दे रहे हैं 2 5 5 2। तो देखिए ये रिफ्लेक्सिव हो गया, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से है, 5 का 5 से है, और 1 का 3 से है तो 3 का 1 से है, 2 का 5 से है तो 5 का 2 से है, तो आपका सिमेट्रिक भी बन गया। और ट्रांजिटिव में 1 का 3 से है, 3 का 1 से है तो 1 का 1 से होना चाहिए, तो 1 का 1 से है। 2 का 5 से है, 5 का 2 से है तो 2 का 2 से रिश्ता होना चाहिए, 2 का 2 से रिश्ता है। ठीक है, तो ऐसा ही है। तो ये आपका एक एग्जांपल मैंने लिया इक्विवेलेंस रिलेशन का।
आपको अगर इक्विवेलेंस क्लास निकालना है तो आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालना होगा किसका, इसका, हर x का, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो हम दिखाते हैं आपको जो 1 का आपका इक्विवेलेंस क्लास होगा, 1 का इक्विवेलेंस क्लास, 2 का इक्विवेलेंस क्लास, 3 का, 4 का, ठीक है, 1 2 3 4 5 का आपको इक्विवेलेंस क्लास में दिखा रहा हूं, ठीक। तो ये क्या रहेगा आपका, ये एक सेट होगा कि 1 का किससे किससे रिश्ता है। तो पहले तो अगर 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हो तो उसमें 1 एज एलिमेंट आएगा ही, क्यों, क्योंकि भाई 1 का 1 से रिश्ता होना मैंडेटरी, क्यों, अरे भाई इक्विवेलेंस क्लास उसका निकालते हो जो रिलेशन इक्विवेलेंस हो, और अगर रिलेशन इक्विवेलेंस है मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव रहा होगा, और रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव रहा होगा तो खुद का खुद से रिश्ता रहा होगा। तो अगर 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हो तो 1 को लिखी दो बिना कुछ सोचे, उसके बाद देखो 1 का और कहां रिश्ता है, 1 का 3 से रिश्ता है, तो 1 का 3 से रिश्ता है, 3 आ गया, 1 का और नहीं रिश्ता है नहीं, तो 1 3 इसके इक्विवेलेंस क्लास में आ गए। 2 का क्या है, दो 2 तो लिखी दो, 2 का 2 तो लिखी दो, और कुछ है 2 का रिश्ता हो गई है, हाँ 2 का रिश्ता 5 से है, 2 का रिश्ता 5 से है, तो 5 आ जाएगा, 2 का रिश्ता 5 से है। अच्छा 3 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, तो 3 का 3 तो होगा ही, और 3 का मेरे ख्याल से खाली 3 ही है, और कहीं हाँ नहीं 3 का 3 है, और 3 का 1 से भी है ना, 3 का 1 से भी है, तो 1 भी यहाँ पे आएगा, 1 भी क्या होगा यहाँ पे आएगा। अच्छा 4 का देखो, तो 4 का रिश्ता खाली 4 से ही है, तो 4 का इक्विवेलेंस क्लास क्या है आपका 4 हो जाएगा। अच्छा 5 की बात करें तो 5 का इक्विवेलेंस क्लास देखिए 5 तो होगा ही, 5 के इक्विवेलेंस क्लास में 5 तो आएगा ही, ठीक है, 5 के इक्विवेलेंस क्लास में 5 तो आएगा ही, और क्या है 5 का 2 से रिश्ता है तो यहाँ 2 भी हो जाएगा, ठीक है। तो 5 के इक्विवेलेंस क्लास में 5 भी है और 2 भी है, 5 भी है और 2 भी है, ठीक। तो ये आपको हो गया क्या इक्विवेलेंस क्लास, ये आपके क्या हो गए इक्विवेलेंस क्लास। अच्छा देखो 1 3 लिखो चाहे 3 1 लिखो, बात देखिए सेट फॉर्म है ना, तो सेट में चाहे 1 3 लिखो चाहे 3 1 लिखो, तो यहाँ 1 और 3 दोनों का इक्विवेलेंस क्लास क्या है 1 3 है, ठीक है। और 2 और 5 का देखो इक्विवेलेंस क्लास सेम है, तो किसी भी दो x का सेम इक्विवेलेंस क्लास हो सकता है, किसी भी दो x का सेम इक्विवेलेंस क्लास हो सकता है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। तो दी आर द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 2 3 4 एंड 5। अब एक टर्म आता है पार्टीशन, क्या आता है पार्टीशन, पार्टीशन मतलब देखो अलगाव। तो बहुत सिंपल सी बात समझना, हम एक घर में रहते हैं, हम एक घर में रहते हैं, और उस घर में जो है कि सब लोग एक साथ रहते थे, मान लो उस घर में 5 लोग हैं, एक सेट ए है, कहाँ के घर, कहाँ है मेरा, हाँ ये घर है, ठीक है यही घर है, इस घर में 5 लोग रहते थे, ठीक है। अब हुआ मतभेद, क्या हुआ मतभेद, हाँ बड़ा ही प्रकोप आया, और प्रकोप कैसा हुआ कि लोगों ने अपने अपने हिस्से को लेकर के अलग अलग हो लिए, ठीक है। तो जब अलग अलग हो लेते हैं तो उनको होता है पार्टीशन, मतलब क्या देखो इक्विवेलेंस क्लास मतलब अपने अपने क्लास को लेकर लोग निकल लिए, 1 कहा सुनो 1 खुद और 3 को लेकर निकल लिया, कहा हमारे साथ तुम रहोगे, तो जब 3 को ले लिया 3 मतलब 1 के साथ रहेगा, इसलिए 3 के पार्टीशन में भी 3 और 1 आ गया। सिमिलरली 2 के साथ 2 और 5 हो गए, मतलब 5 और 2 एक अलग घर बना लिए, और 4 अपने 4 खुद के साथ एक अलग घर बना लिया। तो यहाँ जो पार्टीशन की बात आ गई, यहाँ जो पार्टीशन की बात आ गई भैया वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पार्टीशन क्या है, बड़े सिंपल पार्टीशन है, हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पार्टीशन होगा यहाँ पे, एक तो हो गया 1 3, भाई एक घर में 1 और 3 रहने लगे, और एक घर में 2 और 5 रहने लगे, और एक घर में 4 अकेला रहने लगा, ठीक है। ये आपको हो गया पार्टीशन 1, ये हो गया पार्टीशन 2, ये हो गया पार्टीशन 3, ठीक है बच्चों। इस घर में 3 बंटवारा हो गया, ठीक, एक 1 और 3 रहने लगा, एक 2 5 रहने लगा, और एक 4 रहने लगा, 3 तरह का पार्टीशन हो गया। तो सवाल आपके आते हैं कि फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ द गिवन रिलेशन एंड आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ पार्टीशन, कितने पार्टीशन हुए, तो हम लोग ऐसे इक्विवेलेंस क्लास निकाल करके ऐसे उनके पार्टीशंस निकाल देंगे। अब 1 3 और 3 1 दो वाली जरूरत नहीं है, तो एक ही बात है, हाँ घर में 1 और 3 रहते हैं या घर में 3 1 रहते हैं, बात एक ही है, घर में वही दो रहते हैं, हाँ तो पार्टीशन उनका एक माना जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 3 पार्टीशन हो गए, यहाँ पे क्या हो गए 3 पार्टीशन हो गए, ठीक है। और बात ध्यान दीजिएगा, कोई कहे ये कि अच्छा एक रिलेशन देगा, इक्विवेलेंस रिलेशन देगा, तो आप इक्विवेलेंस क्लास निकाल करके आप पार्टीशन ऐसे निकाल दोगे, कितने पार्टीशन होंगे आप बता दोगे। सवाल अगर ऐसे उल्टा पूछ दे कि ये है लो ये रहा पार्टीशन, ये रहा बंटवारा, ये रहा बंटवारा, तो ये बताओ कि
किस इक्विवेलेंस रिलेशन का ये पार्टीशन रहा होगा, किस इक्विवेलेंस रिलेशन का ये पार्टीशन रहा होगा। तो बच्चों के मन में आता है कि भाई एक काम करते हैं, सबका सबसे पेयरिंग करा दें, नहीं तब तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा ना, सबका सबसे पेयरिंग करा दोगे। और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नहीं, मतलब देखो बहुत सिंपल बात है, अगर पार्टीशन है तो इक्विवेलेंस रिलेशन में 1 का 3 से ही आपस में रिश्ता रहा होगा। भाई कोई भी देखो इक्विवेलेंस क्लास, दो डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लास में कुछ भी कॉमन नहीं होते हैं, या समझ लो पार्टीशन में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है भाई, बंटवारा अगर हो रहा है तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं रहेगा। बंटवारा हो रहा है तो ऐसा नहीं है ना कि आप इस घर में भी रहेंगे और आप उस घर में भी रहेंगे, जो घर आपको हिस्से में मिला है आप उसी घर में रहोगे, सिंपल सी बात है। तो बंटवारे में कुछ भी कॉमन नहीं होता, कुछ भी कॉमन नहीं होता, ठीक है। तो पार्टीशन में कुछ भी कॉमन नहीं, जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा मतलब अब इनका इक्विवेलेंस क्लास में इसका रिश्ता इससे नहीं रहा होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन में हमारे ओरिजिनली 3 का रिश्ता 2 से देखो नहीं रहा होगा, क्यों? 3 का 2 से होता था, इक्विवेलेंस क्लास में वो आ जाता ना, तो पार्टीशन में उनका हिस्सा आ जाता है कि नहीं। हाँ, तो सिंपल सी बात है, आप काम करो, अगर आपको दिए हुए पार्टीशन से आपको इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है तो आप हर पार्टीशन का उनसे ही क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, हर पार्टीशन का उनसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लो। क्या ले लो? कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब 1 का क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लो, किससे? 1 क्रॉस 3 से ही। 2 5 का 2 5 से ही क्या ले लो? कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लो, ठीक है। ऐसे ही 4 का 4 से क्या ले लो? कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लो। लेके देखो तो क्या आएगा? 1 1 1 3, तो 1 1 1 3 मिल गया। फिर 3 1 3 1 3 3, तो 3 1 और 3 3 मिल जाएगा। ऐसे ही 2 2 2 5, तो 2 2 2 5, और 5 2 5 5, तो 5 2 5 5 मिल जाएगा। और 4 4, तो 4 4 मिल जाएगा। देखो पूरा इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस रिलेशन आपको मिल गया। तो पार्टीशन अगर दिया रहे तो आप इक्विवेलेंस रिलेशन निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन दिया रहे तो आप इक्विवेलेंस क्लास और फिर उसका पार्टीशन निकाल सकते हैं। पार्टीशन दिया रहे तो आप इक्विवेलेंस रिलेशन निकाल सकते हैं, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया तो आप इक्विवेलेंस क्लास भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन से इक्विवेलेंस क्लास और पार्टीशन निकाल लिए, और पार्टीशन जानते हुए हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास निकाल लिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका ये इक्विवेलेंस क्लास। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हाँ, क्योंकि